We have discussed till now issue of process and then we have discussed charge. इश्यू ऑफ प्रोसेस का जो है जो सेक्शन 204 से 210 तक आपकी प्रोसेस चलती है और आफ्टर दैट 211 से लेके आपका 224 अराउंड तक आपका चार्ज चलता है. We have discussed the various aspect of the pre-trial proceeding and now अब हम डिस्कस करेंगे कि जब आपका ट्रायल चलता है तो कितने टाइप्स के ट्रायल होते हैं, कौन कौन से ट्रायल होते हैं और किस तरह से आपके जो है ट्रायल जो है वो डिसाइड होते हैं. आपका सेशन में ट्रायल कैसे चलेगा, मैजिस्ट्रेट कोर्ट में ट्रायल कैसे चलेगा, या समरी ट्रायल्स जो होते हैं जो कि बहुत ही कम समय में, सो दैट कि जो वेरी फेमस मैक्सिम जस्टिस डिलेड बट जस्टिस डिनाइड, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड मतलब जस्टिस को जितना डिले करेंगे तो उतना ही आपका जस्टिस मीट नहीं कर पाता, मतलब जस्टिस नहीं मिलता है. तो इस तरह की जो आपकी जो ट्रायल्स जो हैं, आपके वेरियस ट्रायल्स जो कि आपके सीआरपीसी में मेंशन्ड है, उनको हम डिस्कस करेंगे. Before starting the process of a trial or before discussing the process of a trial, various trials in a CRPC, let me give you the brief idea till now कि ये ट्रायल तक हम कैसे पहुंचते हैं. देखिए, कभी भी कभी कहीं भी ऑफेंस होता है तो आपका जो ऑफेंस रहता है उसमें आपका 3 टाइप से जो है कोर्ट के सामने ऑफेंस को लाया जाता है. देखिए, फर्स्ट ऑफेंस जो है, मतलब कभी भी कहीं पे ऑफेंस होता है तो क्रिमिनल लॉ मोशन में आता है. तो क्रिमिनल लॉ मोशन कब कब आता है, वेरी ब्रीफ आई एम गिविंग यू. फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका पुलिस जो है इन्वेस्टिगेट करके आपका 173 में क्या करती है, चार्जशीट फाइल करती है. ठीक है. आफ्टर दैट अगर पुलिस, एक आपका आ गया पुलिस, दूसरा आता है आपका कंप्लेंट, मतलब जो विक्टिम है वो खुद आके कोर्ट के सामने कंप्लेंट करे या उसका कोई रिलेटिव या एनी इंटरेस्टेड पर्सन जो कि एम्पावर्ड है किसी भी लॉ में टू फाइल अ कंप्लेंट, वो जो है क्रिमिनल लॉ को मोशन में ला सकता है बाय कंप्लेंट. ठीक है. अब थर्ड आपका क्या आता है, मैंने आपको तीन टाइप्स बताए जिससे कि आपका क्रिमिनल लॉ मोशन में आता है. फर्स्ट बता दिया पुलिस का, सेकंड बता दिया कंप्लेंट का, एंड द लास्ट इज योर थर्ड, वो है आपका सुमोटो, अगर कोर्ट ने सुमोटो कॉग्निजेंस ली है. ठीक है. ये जो कॉग्निजेंस है, कोर्ट जो है आपका कॉग्निजेंस कहां पे लेता है, सेक्शन 190. जो सेक्शन 190 है आपका सीआरपीसी का, वहां पे आपका मैजिस्ट्रेट जो है कब कॉग्निजेंस लेगा उसके बारे में बता के रखा है इन वेरी डिटेल मैनर. और अगर सेशन कोर्ट की बात करें तो 192 के, अगर if you go through the section 192, if I'm not wrong, the session court cannot try any case unless until it is not committed by the magistrate. मतलब जब भी आपकी जो चार्जशीट जो है वो जो है सेशन कोर्ट को, जैसे जो आपके सेशन ट्रायल होते हैं, जैसे सीरियस नेचर्स ट्रायल, जैसे मर्डर हो गया, रेप हो गया, तो ये डायरेक्ट आपकी जो चार्जशीट जो है वो पुलिस जो है सेशन में नहीं फाइल करती है. ये आपकी पहले मैजिस्ट्रेट कोर्ट में फाइल होती है, देन मैजिस्ट्रेट जो है आपका सेक्शन 309 से, सॉरी 209 सीआरपीसी के अकॉर्डिंग जो है उसको कमिट करता है, कहां पे, सेशन कोर्ट में. ठीक है. अब देखिए, मतलब सेशन कोर्ट में भी आपकी चार्जशीट पहुंच गई और मैजिस्ट्रेट कोर्ट में भी चार्जशीट पहुंच गई, तो उसके बाद आपका क्या प्रोसेस रहता है. आई एम जस्ट गिविंग यू ब्रीफ सो दैट कि आपको पता चले कि ट्रायल तक कैसे पहुंचा जाता है. ठीक है. ताकि आप बेस ना भूलें, अपना बेस आपका पकड़ के चलें कि हम एक्चुअली डिस्कस क्या कर रहे हैं. जैसे ही आपका देखिए चार्जशीट पहुंच गई, तो चाहे सेशन कोर्ट हो चाहे मैजिस्ट्रेट कोर्ट हो, दे हैव अ पावर. व्हाट दे हैव अ पावर, कि अगर उन्हें लगे कि यहाँ पे जो चार्जशीट जो है, जो एक्यूज्ड ने, जो सॉरी पुलिस ने जो है फाइल करके रखी हुई है, या सेशन कोर्ट के सामने जो मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने जो कमिटल की है, तो उन केसेस में या कंप्लेंट केस में मैजिस्ट्रेट ने जो है कंप्लेंट को 203 में डिसमिस नहीं किया हुआ है, उसमें इश्यू प्रोसेस शुरू कर दिया है. मैजिस्ट्रेट को ये लगे कि, या सेशन कोर्ट को ये लगे कि यहाँ पे जो चार्जेस जो फ्रेम हुए, मतलब जो चार्जेस जो लगाए हुए पुलिस ने, या व्हाटएवर द मटेरियल जो, या एविडेंसेस जो कोर्ट के सामने, या स्टेटमेंट्स
जिनके ऊपर पुलिस ने रिलाई किया है और चार्जशीट फाइल की है, अगर मैजिस्ट्रेट को या सेशन कोर्ट को ये लगे कि यहाँ पे जो है कोई भी वैलिड चार्ज नहीं बनता है, तो इन दैट सर्कमस्टांसेस व्हाट दे उनके पास क्या ऑप्शन रहता है? सेशन कोर्ट के पास ये ऑप्शन रहता है कि सेशन कोर्ट क्या कर सकता है, चार्ज फ्रेम करेगा एंड देन उस चार्ज को या तो चार्ज फ्रेम करके जो आपका जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है उसको क्या कर देगा, केस को ट्रांसफर कर देगा, या बिफोर बिना चार्ज फ्रेम किए हुए उसको किसी भी जो है वो सबॉर्डिनेट जो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास उस सेशन कोर्ट को उसको वो फॉरवर्ड कर सकता है। ठीक है, ये तो था आपका सेशन कोर्ट के पास पावर। बट मैजिस्ट्रेट कोर्ट में क्या होता है, मैजिस्ट्रेट कोर्ट के पास ऑप्शन है कि अगर वहां पे वैलिड चार्ज नहीं है तो क्या कर सकता है मैजिस्ट्रेट जो है उसको चार्जिंग प्रोसीडिंग को ड्रॉप कर सकता है। और सेशन कोर्ट भी जो है आपका एक्यूज्ड को क्या कर सकता है, प्रोसीडिंग ड्रॉप करने का मीनिंग इतना सा है कि चाहे सेशन कोर्ट हो चाहे मैजिस्ट्रेट कोर्ट हो, दे आर डिस्चार्जिंग द एक्यूज्ड। ठीक है, मतलब उन्होंने एक्यूज्ड को डिस्चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए डिस्चार्ज नहीं किया तो उसके बाद क्या करेगा कोर्ट, क्या करेगा, चार्ज फ्रेम करता है। वी हैव डिस्कस द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द चार्जेस की चार्जेस में फ्रेम करते हुए कोर्ट को अगर कोई अल्टरनेशन करनी हो, या मान लीजिए कि कोई एडिशन करनी हो, या उसमें कोई एम्बिग्यूटी आ गई चार्जिंग फ्रेम करते हुए, तो व्हाट आर द वेरियस ऑप्शन हमने आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं एंड देयर इज अ वेरी डिटेल्ड वीडियो, आप उसके गो थ्रू जा सकते हो। ठीक है, जब आपका चार्ज फ्रेम हो गया तो उसके बाद द मोमेंट चार्ज फ्रेम हो गया, चार्ज फ्रेम होने का मतलब है कि कोर्ट जो है, कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने इतना सा काम किया कि जो भी मटेरियल कोर्ट के सामने पेश है, whatever the reports, whatever the charge sheet is before the court, whether it is a session, whether it is a magistrate court, तो आपका जो मटेरियल जो कोर्ट के सामने है, दैट इज अ वेल सफिशिएंट, मतलब इतना सफिशिएंट है कि आपका वैलिड चार्ज जो है एक्यूज्ड के अगेंस्ट जो है फ्रेम किए जा सकते हैं। मतलब काफी मटेरियल, एक जनरल प्रूडेंस, मतलब एक जनरल लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊं कि काफी मटेरियल है, मतलब एविडेंसेस हैं जो कि ये बोलते हैं कि हाँ एक्यूज ने ये क्राइम किया हुआ है प्राइमा फेसाई, मतलब पहली नजर में। ठीक है, बेसिकली चार्ज फ्रेम करने का मतलब क्या है, वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर कि एक्यूज को क्या करना है, नोटिस देना है कि भाई आपने ये क्राइम करके रखा हुआ है, एंड एज पर द रिकॉर्ड जो कि मेरे सामने रखा हुआ है, कोर्ट बोलेगा कि मेरे सामने जो रिकॉर्ड रखा हुआ है उसके हिसाब से जो भी इसेंशियल इंग्रेडिएंट है, मतलब किसी ऑफेंस को कमिट करने के लिए, जैसे मर्डर है या रेप है या थेफ्ट है, मान लीजिए थेफ्ट का एग्जांपल ले लीजिए, थेफ्ट के एग्जांपल में आप गो थ्रू करोगे तो व्हाट आर द बेसिक एसेंशियल इंग्रेडिएंट, देयर मस्ट बी अ मूवेबल प्रॉपर्टी, डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ वहां पे मूवेबल प्रॉपर्टी को मूव किया होना चाहिए, और उस डिस्पोजेशन करने, उस डिस्पोजेशन से डिस्पोजेशन जो प्रॉपर्टी का किया उससे किसी को रॉन्गफुल लॉस और किसी को रॉन्गफुल गेन होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे इसेंशियल इंग्रेडिएंट जो है वो जो चार्जशीट जो आप कोर्ट के सामने रखी हुई है उसमें मिलते हैं, इसका मीनिंग इतना सा होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई हो चुका है या सेशन कोर्ट सेटिस्फाई हो चुका है कि हाँ कि ये जो है वैलिड चार्ज है अक्यूज्ड के सामने, अक्यूज्ड के अगेंस्ट, तो वो लगा देता है और उसके बाद ही आपकी ट्रायल की प्रोसीडिंग होती है। ठीक है, अब दे वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर कि चार्ज किन किन केसेस में लगते हैं, चार्ज एक सेशन केसेस में लगते हैं, सेशन ट्रायल्स में लगते हैं, और एक आपके वारंट ट्रायल्स में लगते हैं जो कि पुलिस रिपोर्ट से सबमिट होते हैं, और दूसरे कौन से, अदर देन पुलिस रिपोर्ट। अदर देन पुलिस रिपोर्ट का मतलब है कि आपका कंप्लेंट के थ्रू जो आपका केस फाइल हुआ है। ठीक है, कंप्लेंट फाइल हुई है। नाउ नाउ टुडेज टॉपिक, जैसे मैंने आज अभी तक जो प्रोसीडिंग बताई उसके बाद आपका क्या चलता है, ट्रायल चलता है। जो भी अभी हमने डिस्कस किया दे ऑल आर द वेरी बिफोर ट्रायल प्रोसीडिंग है। देखिए सबसे पहले क्या आता है, एफआईआर आता है, जैसे एफआईआर फाइल हुई उसके बाद आपकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है, इन्वेस्टिगेशन शुरू होने के बाद आपकी इंक्वायरी आती है। ठीक है, और इंक्वायरी जैसे खत्म होती है, इंक्वायरी की खत्म होने के बाद आपका ट्रायल शुरू हो जाता है। मतलब इंक्वायरी का मीनिंग ये होता है कि कोर्ट ने अपना माइंड अप्लाई कर लिया, कोर्ट सेटिस्फाई हो गया, कोर्ट इतना सेटिस्फाई हो गया कि कोर्ट ने बोला कि हाँ प्रेमा पेशा ये लगता है कि यस एक्यूज्ड हैज कमिटेड दिस ऑफेंस, एक्यूज्ड ने अपराध किया हुआ है, एक्यूज्ड ने अगर अपराध किया हो तो उसके खिलाफ वैलिड चार्जेस ये हैं, और इसलिए अब इसको जो है इस केस में इसका ट्रायल, इन चार्जेस में इसका ट्रायल जो है, इन आरोपों में इसको जो है ट्रायल किया जाना चाहिए। सॉरी, so this is all about
नाउ वी विल डिस्कस द वेरियस ट्रायल। अब ट्रायल कैसे चलता है, कोर्ट कैसे कंडक्ट ट्रायल करता है, ठीक है। अब इसमें हम देखिए क्या डिस्कस करेंगे। व्हाट इज अ ट्रायल, types of a trial in an Indian legal system, legal provision for the trial in a criminal procedure court, अब ट्रायल जो है आपके जैसे कितने टाइप्स के हैं, क्या प्रोसीजर रहता है आपका वारंट ट्रायल में, क्या प्रोसीजर रहता है आपका सेशन ट्रायल में। जैसे आप ऊपर से चलिए, सबसे पहले टॉप में आपका आ गया सेशन ट्रायल, ठीक है। उसके बाद आपके वारंट ट्रायल, वारंट ट्रायल में देखिए दो ट्रायल्स आते हैं, एक जो है वो इंस्टीट्यूटेड बाय द पुलिस रिपोर्ट, एक जो आपके अदर देन पुलिस रिपोर्ट जो इंस्टीट्यूट होते हैं। जैसे मैंने बता दिया आपको, दे आर फाइल्ड थ्रू द कंप्लेंट, प्राइवेट कंप्लेंट जिसे बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपका समन ट्रायल आ गया, और उसके बाद आपका समरी ट्रायल आ गया, ठीक है। नाउ देखिए, हमारा जो वर्ड है ट्रायल, ये कहीं पे भी डिफाइन नहीं है, ठीक है। बेसिकली जो इसका जो कॉमन मीनिंग इतना सा है कि आफ्टर फ्रेमिंग द चार्ज एंड एंड विद द कन्विक्शन और एक्विटल। ये जो ट्रायल है ये स्टार्ट होता है द मोमेंट कोर्ट ने अपना माइंड अप्लाई किया और अक्यूज्ड के अगेंस्ट जो है क्या किया, चार्ज फ्रेम किए, उसी टाइम से आपका ट्रायल शुरू हो जाता है। और खत्म कब होता है, जब अक्यूज्ड को या तो कन्विक्ट करेगा कोर्ट, कन्विक्ट का अर्थ है मतलब जेल में भेजेगा उसको, या एक्विटल करेगा, या छोड़ देगा, ठीक है। तो उस जैसे कन्विक्शन या एक्विटल जो भी है आपका हुआ, आपका ट्रायल जो एंड हो गया, ठीक है। इन अ सिंपल वर्ड अगर हम इसको बोले, ट्रायल कैन बी डिफाइंड एज अ फॉर्मल एग्जामिनेशन ऑफ एविडेंस बाय अ जज टिपिकली बिफोर अ ज्यूरी इन ऑर्डर टू डिसाइड अ गिल्ट इन अ केस ऑफ क्रिमिनल और अ सिविल प्रोसीडिंग। देखिए सिंपल सा मीनिंग इतना है कि जो भी एविडेंसेस कोर्ट देखता है कि हाँ ये एविडेंसेस जो है ये ठीक है कि नहीं। ये ज्यूरी का सिस्टम जो है वो इंडिया में एबोलिश्ड हो गया है। ये था पहले जो इंग्लैंड, क्योंकि हमने जो भी सिस्टम जो अडॉप्ट किया है वो इंग्लिश सिस्टम ही अडॉप्ट किया है। देखिए ट्रायल ऑफ द अब देखिए ट्रायल्स के कितने टाइप्स हैं हमारे इंडिया में। जो बेसिकली जो है देखिए कौन कौन से ट्रायल है मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया। फर्स्ट आपका सेशन ट्रायल आता है, देन आपका वारंट ट्रायल आता है, देन आपका समन ट्रायल आता है, और उसके बाद आपका समरी ट्रायल आता है। अब देखिए सेशन ट्रायल क्या है। इफ द ऑफेंस कमिटेड इन अ पनिशेबल विद मोर देन 7 years of imprisonment or a life imprisonment or a death, the trial is to be conducted in a session court after being committed or forwarded to the court by a magistrate। देखिए सेशन ट्रायल जो है आपका, जनरली आप इसको अगर लेमैन लैंग्वेज में बोले तो सीरियस ऑफेंसेस हैं जिनमें जो 7 साल से ऊपर की सजा है, वो सारे ऑफेंसेस क्या हैं आपके, वो आपके सेशन ट्रायल में, ठीक है। और देखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट मैं बात आपको समझा दूं, ये क्वेश्चन जो कई बार पूछा जा चुका है कि सेशन ट्रायल्स जो हमें जो है कौन से जो ऑफेंसेस हैं वो सेशन ट्रायल में आते हैं। तो कौन से ऑफेंसेस आते हैं जिनमें जो आपकी इम्प्रिजनमेंट जो है वो 7 साल से ऊपर हो, या डेथ हो, या आपकी लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो, वो सारे आपके सेशन ट्रायल है, ठीक है। अब नौ बात आती है द ट्रायल इज टू बी कंडक्टेड इन अ सेशन कोर्ट आफ्टर बीइंग कमिटेड। देखिए क्या बात बोलता है, जो भी आपकी जो सेशन ट्रायल की जो कॉग्निजेंस है वो तब तक बार है जब तक कि जो है उसको कमिटल नहीं किया। किसने कमिटल नहीं किया, मैजिस्ट्रेट ने। ये आप जब आप कॉग्निजेंस पढ़ोगे, आपकी सेशन ट्रायल की जो कॉग्निजेंस है आपकी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग अंडर सेक्शन 192, तो आपको वहां पे स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि सेशन कोर्ट की जो कॉग्निजेंस है वो दैट इज बार्ड unless until it is not committed by the magistrate। ये उसी की बात बोल रहा है कि जब तक मैजिस्ट्रेट किसी केस को कमिट नहीं करता है। कमिट का मीनिंग ये है कि जो भी आपकी सेशन ट्रायल है उनकी जो भी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, जो चार्जशीट जिसे बोलते हैं, वो सबसे पहले मैजिस्ट्रेट के कोर्ट के सामने सेटिस्फाई फाइल होती है। और मैजिस्ट्रेट जब सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ देयर इज इनफ मटेरियल, तब मैजिस्ट्रेट जो है केस को कमिट कर देता है, कहाँ, सेशन कोर्ट में, ठीक है। इतनी सी बात है। सेशन ट्रायल हमने डिस्कस कर लिया। जनरली सेशन ट्रायल कौन से होते हैं, जिनमें जो है 7 साल से ऊपर की सजा होती है, डेथ, और जिनमें पनिशमेंट डेथ है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, ठीक है। नाउ वारंट ट्रायल्स, वारंट केस जो है आपके इंक्लूड ऑफेंसेस पनिशेबल विद द डेथ पेनल्टी, इम्प्रिजनमेंट फॉर अ लाइफ एंड इम्प्रिजनमेंट एक्सीडिंग 2 years। अब देखिए अब वारंट केसेस आपके जैसे कौन कौन से आ गए। वारंट केसेस इंक्लूड ऑफेंसेस पनिशेबल विद द डेथ पेनल्टी, इम्प्रिजनमेंट फॉर अ लाइफ, और एक्सीडिंग 2 years, मतलब 2 साल से ऊपर के जो ऑफेंसेस हैं वो आपके वारंट ट्रायल आ जाते हैं, ठीक है।
A trial in a warrant case begins either by filing an FIR in a police station or filing it before a magistrate. देखिए जो वारंट ट्रायल है, क्या आप देखिए ये बात हमने कई बार डिस्कस कर ली, फिर भी वारंट ट्रायल देखिए दो टाइप से इंस्टीट्यूट किया जाता है आपका। कौन कौन से हैं? एक तो पुलिस आपकी इंस्टीट्यूट कर सकती है, ठीक है, जैसे आपका FIR फाइल हुई, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट फाइल हुई, तो जब वो अपनी चार्जशीट फाइल करती है तो उसमें FIR का मीनिंग ये है जो आपके कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है उनकी जो है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट पुलिस को मिली, ठीक है। एक पुलिस फाइल कर सकती है, दूसरा कौन कर सकता है? आपका डायरेक्ट मैजिस्ट्रेट को। और डायरेक्ट मैजिस्ट्रेट को कैसे होता है? प्राइवेट कंप्लेंट से। नाउ थर्ड टाइप का आपका आ गया समन ट्रायल। इफ द ऑफेंस कमिटेड इज पनिशेबल विद लेस देन 2 years और इम्प्रिजनमेंट, it is taken as a summon case. In respect of this offense, it is not necessary to frame a charge. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रही है कि 2 साल से जो कम वाले जो ऑफेंसेस हैं उनको समन ट्रायल में लिया जाता है, ठीक है। और जो समन ट्रायल में है उनमें चार्जेस फ्रेम नहीं होते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, सो यू हैव टू रिमेंबर इन योर माइंड कि वेदर चार्जेस कैन बी फ्रेम्ड इन अ समन ट्रायल और नॉट। So you have to answer, there is no need to frame a charge in a summon trial. Very simple. Now, summon is issued by the magistrate to the accused under section 2041A of the CRPC 1973. Summon case mean a case relating to an offense not being a warrant case. मतलब सिंपल सा जो मीनिंग है इसका कि जो वारंट केसेस नहीं होते हैं वो सारे समन केसेस हैं। The procedure to deal with the such matter provided in section 251 to 259 of a CRPC 1973, which is not as serious formal as a trial, सेशन ट्रायल वारंट केस। सिंपल सा मीनिंग अगर आप लेमैन लैंग्वेज में लोगे तो जो लेस सीरियस नेचर के जो हैं, जैसे जो जिनमें जो 2 साल से कम की सजा है, तो वो आपके सारे समन ट्रायल है, ठीक है। अब एक बड़ा यूनिक टाइप का आपका ट्रायल है, वो आपका समरी ट्रायल। ये समरी ट्रायल कौन से होते हैं? Those are a trial in which the case are disposed of speedily with a simple procedure to follow and recording of such trials are done summarily. देखिए समरी ट्रायल का अगर आप लेमन लैंग्वेज में आपको पहले बताऊं कि इनका मतलब इतना सा है कि जो मैंने आपको मैक्सिम बताई थी, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। मतलब आप जस्टिस को, न्याय को जितना डिले करोगे, जितनी उसमें देरी करोगे, तो इसका ये माना गया कि उसका उतना ही आपका न्याय मिलना, उतना ही उस न्याय का कोई फर्क। आप मान लीजिए कि किसी के अगेंस्ट कोई क्राइम हुआ है, ठीक है, जैसे जसिका लाल केस ले लीजिए, उसमें आपका कितने सालों के बाद आपका जो है एक्यूज्ड को क्या हुआ? कन्विक्शन। तो उन केसेस में ये मैक्सिम आपकी सूट बैठती है कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, मतलब जस्टिस को जितना डिले किया उतना ही आपका ये माना गया कि जस्टिस नहीं मिलता है। तो उस मैक्सिम के ऊपर जो ये समरी ट्रायल बेस है, सो दैट कि जो आपका समरीली आपके एविडेंस लिए जाएं, मतलब जल्दी जल्दी आपका कोर्ट जो एविडेंस ले, और जो केसेस जो है जल्दी निपटा सकता है कोर्ट, उनको जल्दी निपटाए, सो दैट कि आपका बेसिक पर्पस समरी ट्रायल का इतना सा है कि कम टाइम में आपका क्रिमिनल प्रोसीडिंग है उसको खत्म किया जाए। अब those trials in which the cases are disposed of speedily with a simple proceeding to follow and recording of such trials are done summarily, ठीक है। In this trial only small cases are taken in the hand and the complicated cases are reserved for the summon and warrant trials. सिंपल सा मीनिंग है कि जो आपके सिंपल केसेस होते हैं जिनको कोर्ट जल्दी डिस्पोज ऑफ कर सकता है, ठीक है, उन केसेस को आपका समरीली डिसाइड किया जाता है। और बाकी जो आपके सीरियस नेचर के जो केसेस आते हैं, दे आर डिसाइडेड इन समन केसेस इन वारंट ट्रायल्स, ठीक है। लीगल प्रोविजन जो आपका 260 to 265 है, दे डील्स विद द समरी ट्रायल। नाउ लीगल प्रोविजन फॉर द ट्रायल इन द क्रिमिनल प्रोसीजर, सेक्शन 225 to 237, इसमें जो आपका सेशन ट्रायल हमारा डिस्कस है। सेक्शन 238 से 2550, इसमें आपका वारंट केस बाय मैजिस्ट्रेट है, और 251 to 259 आपका समन केस है, और 260 to 265 आपका समरी ट्रायल है। तो इसका सिंपल मीनिंग क्या हुआ
तो सेक्शन 225 से लेके 265, सेक्शन 225 से लेके 265 डील्स विद द ट्रायल। देखिए कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपका, देखिए जब कभी भी बोलते हैं ना कि मान लीजिए किसी बेयर एक्ट में, किसी भी बेयर एक्ट को ले लीजिए आप, जनरली 100, 150 या 200 या 350 या 400 अराउंड के आपके सेक्शन होते हैं। ये सारे सेक्शन आपको रिमाइंड करना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब, बट इफ यू, अगर आप उसकी लैंग्वेज में जाओगे तो देन इट इज पॉसिबल कि आप इसको याद कर सकते हो। कई बार प्रिलिमिनरी एग्जाम में ऐसा रहता है कि इफ, अब अगर आपका वो टफ गया पेपर, तो टफ पेपर जाने का मतलब क्या है, अब हु विल, अब आप ये मान लीजिए अगर आप समन ट्रायल पढ़ रहे हो, तो समन ट्रायल जब आप पढ़ोगे तो यू विल, व्हाट यू विल रीड द प्रोसीडिंग्स, हाँ हाउ इट विल कंडक्ट, और यही जरूरी भी है। बट अगर पेपर मान लीजिए सेक्शन पूछ लिया कि समरी ट्रायल आपका कहां से कहां तक चलता है, 262 टू 65, ठीक है, अभी तो रिमेम्बर, अभी तो पढ़ रहे हैं, अभी तो याद है, बट इन पेपर में कई बार क्या होता है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो सेक्शन याद करने का सबसे बेस्ट जो तरीका है, जो मैं आपको बता रहा हूं, ताकि जो आपका प्रिलिमिनरी जो एग्जाम है वो टफ होते हुए भी आप ना भूलें, कि आप लैंग्वेज पे कमांड बनाइए, सेक्शन आपके खुद ब खुद याद हो जाएगा। क्योंकि देखिए अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे, अभी हम देखिए सीआरपीसी के स्टेप के हिसाब से चल रहे हैं। तो सबसे पहले आपका कौन सा ट्रायल आया, सबसे फर्स्टली जो ट्रायल आप डिस्कस कर रहे हो, दैट इज योर सेशन ट्रायल, and after that your warrant trial, and after that your magistral trial, that is non, sorry, summon trial, and after that is your summary trial. This is all about the story of the trials, कि सेक्शन 225 से 237 आपका वारंट केसेस, और 238 से 250 तक आपका वारंट केसेस बाय द मैजिस्ट्रेट, और 251 से 259 से आपका समन ट्रायल, और 260 से 265 तक आपका समरी ट्रायल। ठीक है, डोंट क्रैम द सेक्शन, कि जैसे कंप्लेंट है कि वो कंप्लेंट इस सेक्शन में, मान लीजिए कि कंप्लेंट आपका 2D में देके रखी है, ये मत याद कीजिए कि 2D में कंप्लेंट है, 2D में ये याद कीजिए कि कंप्लेंट क्या बोलती है और वो किस सेक्शन में मेंशन है, दैट्स इट, तो आपको याद रहेगा। एक्चुअली दिस इज माय आइडिया and I always remember like this. Now the procedure of a court of session in a criminal trial. अब जो क्रिमिनल ट्रायल है आपका सेशन कोर्ट का, वो कैसे चलता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि सेशन ट्रायल जो है वो कैसे शुरू होता है, सेशन के साथ बात कैसे पहुंचती है। जनरली जो है, अगर स्पेशली लॉ में इंपावर नहीं किया कि डायरेक्ट कॉग्निजेंस सेशन ट्रायल की होगी, तो उन केसेस में जो जनरली जो रेस्ट ऑफ द केसेस हैं, जो भी हैं आपके केस, सेशन कोर्ट जो ट्रायल करता है उसमें मैजिस्ट्रेट ही कमिट करता है केस को। नाउ chapter number 18 of the CRPC, stating with the section 225 and ending with section 237, deals with the provision governing the trial before the court of session. The court of session has to go through 3 stages of the trial. देखिए जो आपका कोर्ट ऑफ सेशन है उसमें 3 स्टेजेस है जनरली ट्रायल की। नाउ जो आपकी फर्स्ट स्टेज है, first stage of the trial. In the court of session, every trial is to be conducted by the public prosecutor. Section 225. मतलब जब कभी भी कोई सेशन ट्रायल होता है तो उसकी ओपनिंग कौन करता है, आपका पब्लिक प्रोसिक्यूटर। The court of session is not only accountable in taking cognizance of the offense under section 199, it can also take a cognizance of any matter pertaining to the offense of a grievous nature. To be more clear and concise, the court of session is a court at the district level providing its service only for more grave and a serious matter. ठीक है, मतलब सेशन कोर्ट का जो है जनरल लैंग्वेज में अगर आपको बताएं तो जो भी आपके सीरियस और ग्रीवियस नेचर के जो ऑफेंसेस हैं उनको डिस्पोज ऑफ करने में आपका सेशन कोर्ट जो है अपनी सर्विसेज देता है। The accused is brought before the court for the proof of his guilt
The first and the foremost work of the prosecutor are to propose the evidence in the court to prove the guilt of the accused. और देखिए सेक्शन 225 बोलता है कि जो पब्लिक जो एवरी ट्रायल इज टू बी कंडक्टेड बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर, मतलब जो आपका सेशन ट्रायल है वो आपका पब्लिक प्रोसिक्यूटर आपका शुरू करता है, कंडक्ट करता है। और 226 के हिसाब से जब आपका पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने आपका ओपन कर दिया केस को, तो उसके बाद वो जो है जो भी एविडेंसेस हैं, वर्क फॉर द प्रोसिक्यूटर आर टू प्रपोज द एविडेंस, जो एविडेंसेस है उनको प्रपोज करता है कोर्ट के सामने अक्यूज्ड की गिल्ट को प्रूव करने के लिए। ये तो थी आपकी फर्स्ट स्टेज। अब देखिए आपका एक केस है आपका इन बनवारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इसमें देयर लॉर्डशिप ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ने बोला clearly observe that the section 239 lays down that the session court has no power under the code of criminal procedure to drop any charges। मतलब कि सेशन कोर्ट की जो आपके चार्जेस जो है आपका मैजिस्ट्रेल कोर्ट ने फ्रेम करके दिए हैं, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर टू ड्रॉप एनी चार्ज अंडर व्हिच द अक्यूज्ड हैज बीन कमिटेड फॉर अ ट्रायल, he can in the exercise of the power under section 226 of the code of criminal procedure frame a charge। देखिए या तो चार्ज को फ्रेम कर सकता है, ऐड कर सकता है, अदरवाइज अल्टर कर सकता है एज द केस में बी, बट ड्रॉप नहीं कर सकता। In cases where a person is committed of a trial without a charge or with an imperfect or erroneous charge, और किन केसेस में वो जो है अल्टर कर सकता है या ऐड कर सकता है, जहां जो है आपका उसको लगे कि हाँ यहाँ पे जो चार्ज शीट जो है वो डिफेक्टिव है, मतलब डिफेक्टिव इन द सेंस मतलब जो चार्ज फ्रेम किए हैं वो डिफेक्टिव है उन केस में। बट चार्ज अक्यूज्ड के अगेंस्ट जो चार्ज लगे हैं उनको खत्म ड्रॉप नहीं कर सकता। इफ आफ्टर द कंसिडरेशन ऑफ द एविडेंस, अगर सेशन कोर्ट को लगे कि जो भी मटेरियल जो है वट एवर द चार्ज शीट इज कमिटेड टू हिम, वो जो चार्ज शीट जो है उसके सामने रखी गई है उसके हिसाब से जो एविडेंसेस जो उसमें है उसके बेस पे आपका अक्यूज्ड के ऊपर जो चार्ज जो लग रहे हैं देयर इज नो वैलिड चार्ज, तो वो क्या कर सकता है अक्यूज्ड को डिस्चार्ज कर सकता है 227 में। देखिए 225 में क्या आया कि जो भी आपका सेशन ट्रायल होगा वो कौन कंडक्ट करेगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। 226 क्या है, जो भी आपके एविडेंसेस हैं प्रोसिक्यूशन के वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या करेगा, प्रपोज करेगा बिफोर द सेशन कोर्ट। और 227 क्या बोलता है कि अगर जज साहब को लगे आफ्टर हियरिंग द पब्लिक प्रोसिक्यूटर कि जो भी चार्जेस जो अक्यूज्ड के अगेंस्ट लगाए हैं दे आर नॉट इनफ टू चार्ज अगेंस्ट अक्यूज्ड, तो क्या कर सकता है जो प्रोसीडिंग है उनको ड्रॉप कर सकता है और अक्यूज्ड को ही शैल डिस्चार्ज द अक्यूज्ड अलोंग विद द रीजन फॉर डूइंग सो। तो वो क्या करेगा, रिटन रीजनिंग लिखेगा और अक्यूज्ड को क्या कर देगा, डिस्चार्ज कर देगा। सिंपल। If in case after consideration the court believes that there is a ground for presuming that the accused has committed an offense which is triable by the court of then the court shall frame in writing a charge। अब अगर मान लीजिए कि after opening the evidence by the public prosecutor and court go through the charge sheet, but सेशन कोर्ट को लगा अरे भाई ये तो मेरी कोर्ट का जो है बनता नहीं है केस, ये कोर्ट बनता है नीचे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की कोर्ट का, तो उस केसेस में क्या करेगा कोर्ट, या तो चार्ज को फ्रेम करेगा या तो चार्ज को या तो डायरेक्ट जो है आपका केस को क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। अब किसको, अपने सबॉर्डिनेट चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को या कोई भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास जो उस कोर्ट का सेशन कोर्ट के सबॉर्डिनेट है। सिंपल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इसके बाद क्या बात चलती है, द फ्रेम्ड चार्जेस अंडर टू बी रीड अलाउड एंड क्लियर इन फ्रंट ऑफ द अक्यूज्ड विद एन easy understandable language and the accused is asked if he pleads guilty for the above mentioned charges or not। देखिए जैसे ही आपके चार्जशीट जो है सेशन कोर्ट के पास लाएगी, सेशन कोर्ट ने बोला कि हाँ यहाँ पे चार्ज बनते हैं, सेशन कोर्ट ने चार्ज लगाए। जब सेशन कोर्ट ने चार्ज लगाए तो कोर्ट की ड्यूटी बनती है कि वो जो चार्ज है वो अक्यूज्ड को अच्छे से समझाएं, कि बोले कि हाँ आपके खिलाफ ये चार्जेस बनते हैं और आपको जो है इस ट्रायल में इन चार्जेस पे ट्रायल किया जाएगा, ठीक है। और उसको पूछा जाता है किसको, अक्यूज्ड को, कि डू यू प्लीड गिल्टी इन दिस ऑफेंस,
यस और नॉट, इतनी सी बात है, ठीक है। नाउ अगली स्टेज आती है आपकी, इफ द अक्यूज्ड इज वेल वर्स्ड विद द फ्रेम चार्जेस एंड प्लीड गिल्टी। मान लीजिए अक्यूज्ड ने बोल दिया कि यस आई प्लीड गिल्टी, तो तब क्या होगा, द सेम देन द जज शैल रिकॉर्ड हिज प्ली। तो जज जो है उसकी प्ली पे जो है रिकॉर्ड करता है और कन्विक्ट करता है, बट ऑल डिपेंड ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द जज। और ये किसकी पावर है, सारी की सारी जज को लगे कि हाँ उसकी प्ली ऑफ गिल्टी के बाद जो है उसको कन्विक्शन देनी चाहिए, वो तब ही करेगा। Under Section 229, the judge has the power of a discretion to convict the accused, but it is desirable that the accused is not straightaway convicted. The proper course would be to call upon the prosecution to prove its case by the adducing evidence. देखिए ये सेक्शन बेसिकली क्या बात करता है, जो सेक्शन 229 ये एक डिस्क्रिशनरी पावर दे रहा है, किसको, ये डिस्क्रिशनरी पावर दे रहा है सेशन कोर्ट को, कि जज साहब को, कि अगर ये उनकी मर्जी है, मान लीजिए अक्यूज्ड बोलता है कि यस आई कमिटेड दिस ऑफेंस, ठीक है मेरे को सजा दीजिए, पर ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, कोर्ट को लगता है कि नहीं, कि उसकी प्ली ऑफ गिल्टी के बाद भी जो है प्रोसिक्यूशन को जो है whatever the evidences produced by the prosecution he must prove that before the court of law, must be evidence tested before the court of law। तो in that case आपका क्या, ये डिस्क्रिप्शन है कोर्ट की, कि कोर्ट चाहे तो उसको कन्विक्ट कर सकता है, पर जनरली जो है स्ट्रेट वे कन्विक्ट नहीं करना चाहिए। ये आपका सेक्शन 229 बोलता है कि प्रॉपर कोर्स जो है आपका टू एड्यूस द एविडेंस वो होना ही चाहिए, ठीक है। नाउ इसके बाद क्या बात है, इफ द अक्यूज्ड रिफ्यूजेस टू प्ली, मान लीजिए अक्यूज्ड ने प्ली ऑफ गिल्टी कर ली, तो कोर्ट की डिस्क्रिप्शन बनती है, उसको कन्विक्ट कर भी सकती है, या तो बोल सकती है प्रोसिक्यूशन को नहीं आई एम नॉट कन्विक्टिंग हिम अनलेस अंटिल यू नॉट प्रूव द एविडेंसेस। मतलब जो भी तुमने जो है प्रोसिक्यूशन ट्रायल के लिए जो एविडेंसेस लाए हैं उनको प्रूव कीजिए पहले, देन आई विल कन्विक्ट हिम। अगर कोर्ट को लगता है आफ्टर प्लीडिंग द गिल्टी, मान ली उसने गिल्टी किया ही नहीं, तो सॉरी प्ली गिल्टी नहीं की, तो इन दैट केस व्हाट इज द ऑप्शन बिफोर द कोर्ट, देन if the accused refuses to plead under the section 229, then the judge shall fix a date for the prosecution examination of a witness, production of any document etc। ठीक है, तो क्या बोलेगा जज साहब, बोलेंगे प्रोसिक्यूशन को कि अपने आप जो है डेट फिक्स करेगा, और जो भी एविडेंसेस हैं आपके उनको जो है क्या करो, मेरे सामने पेश करो। On the fixed date, the judge shall examine the witness, evidence may be produced support of the prosecution। और जो है उस फिक्स डेट में जज साहब क्या करेंगे, आपके सारे एविडेंसेस को एड्यूस करेंगे। नाउ थर्ड स्टेज क्या आ गई, अभी तक तो बात आ गई एविडेंसेस की, अब उसके बाद क्या होगा, इफ आफ्टर एग्जामिनिंग द अक्यूज्ड and evidence given by the prosecution, the judge considers that there is no evidence that the accused committed the offense, the judge shall acquit the accused। देखिए जितने भी एविडेंसेस जो हैं कोर्ट के सामने लाए गए प्रोसिक्यूशन के द्वारा, और जज साहब को लगा कि अरे भाई यहाँ पे तो अक्यूज्ड के खिलाफ जो है कोई केस बनता ही नहीं है, तो अक्यूज्ड क्या कर सकता है, उसको सॉरी जज साहब क्या कर सकते हैं, उसको एक्विट कर सकते हैं, किसको, accused को under section 232। ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि after the examining of the accused and evidences given by the prosecution, the judge consider what are the powers before the judge। Number one, can judge shall acquit the accused, cannot acquit the accused, or discharge the accused। Then what is the correct answer, shall acquit the accused। shall accused कब होगा, जब कोर्ट को लगेगा कि जो भी प्रोसिक्यूशन ने जो एविडेंसेस दिए हैं उन एविडेंसेस के बेस पे जो चार्जेस लगाए गए थे वो प्रूव ही नहीं हो रहे हैं, ठीक है। if the evidences given by the prosecution clearly justify the court in a framing of a charges and denial of acquittal of the accused, then the defense counsel shall adduce evidence in support of his client। even accused can apply for the issue of any process, for the attendance of any witness, or the production of any document or a thing, but it should not give a wrong impression to the court of defeating the ends of justice। अगर कोर्ट को लगता है, कोर्ट आफ्टर कंसीडरिंग द ऑल द एविडेंसेस व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसिक्यूशन, मतलब जो आपका प्रोसिक्यूशन ने जो भी एविडेंसेस दिए उनको गो थ्रू करने के बाद कोर्ट को लगा कि जो भी चार्जेस लगाए गए हैं अगेंस्ट द अक्यूज्ड
अक्यूज्ड के खिलाफ, वो सारे के सारे आपके क्या हैं, प्रूव होते हैं। ठीक है, तो आपका या तो अक्यूज्ड के काउंसिल या खुद अक्यूज्ड जो है किसी भी विटनेस के लिए इश्यू ऑफ प्रोसेस जो है वो शुरू करवा सकता है, बट प्रोवाइडेड ऐसा एविडेंस नहीं होना चाहिए जो उससे कि कोर्ट को लगे कि यहाँ जो है जस्ट डिलेइंग या मतलब डिफीट जस्टिस जो है डिफीट हो सकता है। ठीक है, ये 233। नाउ after hearing the both side, when the issue arises for giving a closing statement, then the section 314 of the act apply, and the closing statement is given by the defense under section 234 and under section 235 by the prosecution side. ठीक है, by keeping in mind all the evidence, the judge should make the final. और उसके बाद क्या होगा, आपका फाइनल जजमेंट आ जाएगी। ठीक है, now chapter number 19 of the CRP stating with the section 238 and ending with section 250, इसमें क्या डील करते हैं हम, वारंट ट्रायल। हमने आई ऑलरेडी डिस्कस विद यू, वारंट ट्रायल आपके दो टाइप से होते हैं, एक जो है पुलिस इंस्टीट्यूट करती है, दूसरी आपकी प्राइवेट कंप्लेंट से इंस्टीट्यूट होती है। ठीक है, जो पुलिस रिपोर्ट से इंस्टीट्यूट होती है उसको जो हम 238 से 240 तक डील करते हैं, 243 से डील है एंड 248 टू 250 एंड अदर इज फॉर द केसेस इंस्टीट्यूटेड। देखिए 238 टू 243 जो आपकी पुलिस रिपोर्ट से इंस्टीट्यूट हुए हैं, और जो अदर देन जो पुलिस रिपोर्ट हुआ है वो आपका आता है 244 से लेके 244 टू 247 ऑफ सीआरपीसी एंड 248 टू 250 और 275 सीआरपीसी। ठीक है, नाउ जो पुलिस, ये फर्स्ट जॉब है हम डिस्कस करेंगे, ये है आपका वारंट ट्रायल, जो कि किसके द्वारा इंस्टीट्यूट किया गया, पुलिस के द्वारा।